हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 में जितना भी हमारा टॉपिक्स हैं हम टॉपिक वाइज सब कुछ कवर करेंगे। बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या वर्ड क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी और फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसका सारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम एक भी सेकंड ना वेस्ट करते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जो कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो हमारे डील करते हैं मेडिकल लीगल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लाइक कहीं भी हमें ह्यूमन रिमेन्स बनते हैं, बॉडी के रिमेन्स मिल जाते हैं स्केलेटन के, तो हम उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दिस रिमेन इज किसी पर्सन से है, किसी मेल के है, फीमेल के है, क्या उसका ओरिजिन है, क्या उसका सेक्स है, किस रीज़न से उसकी डेथ हुई है। तो कई बार मतलब 10-10 साल पुरानी हमें डेड बॉडीज मिल जाती है, ठीक है, बरीड, तो हम उसे निकाल लेते हैं। तो उसको पता करना होता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो हमारी फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी उसके लिए डील करते हैं जो हमारे मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है। दिस ब्रांच ऑफ साइंस ग्रो आउट ऑफ नीड फॉर स्केलेटल एंड एनाटॉमिक एक्सपर्टीज इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एनाटॉमिक की हमारी एक्सपर्टीज होती है वो यूज़ करते हैं और स्केलेटन्स के बारे में और ज़्यादा स्टडी करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा मतलब यही है, हम इसमें जो हमारी स्केलेटन है, स्केलेटन को हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन स्टडी किया जाता है, वही हमारी एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि जहाँ लॉजी लगा होता है किसी भी वर्ड के साथ, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टडी। हम उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन स्केलेटन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब डिफरेंस फ्रॉम जर्नल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड जो हमारी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उसके अंदर क्या क्या हमारे क्या होते हैं वो चीज़ें बताते हैं। तो इसका क्रिटिकल डिस्टिंग्विश अगर हम करते हैं हम बिटवीन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड जर्नल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज द फॉर्मल फोकस। इसका फॉर्मल फोकस होता है एक ही चीज़ पे, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, जो स्केलेटल रिमेन्स होते हैं उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ह्यूमन का है और उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्या कोई पर्सन है, क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, किसका ये रिमेन्स है, कब इसको बरीड किया गया है। तो हमें हर चीज़ की एस्पेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है। अब फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स। आपको पता चल गया ह्यूमन रिमेन्स की स्टडी करते हैं जो ये स्केलेटन वगैरह है। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर एजुकेटेड इन ऑस्टियोलॉजी और द स्टडी ऑफ बोन्स। तो ये जो ऑस्टियोलॉजी और जो हमारी ऑस्टियोलॉजी होते हैं और उसकी स्टडी ऑफ बोन की स्टडी करता है एक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो एक तो हम फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो पर्सन इसके लिए वर्क कर रहा है। तो ऑस्टियोलॉजी क्या होती है? जो हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? जो हमारा स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शन होता है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं स्केलेटन और बोनी स्ट्रक्चर्स के, उनकी हम स्टडी करते हैं, उसे हम फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ द बोन्स। अब फोकस ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या फोकस होता है हमारा? द मेन फोकस ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज टू एसेस क्राइम सीन को एसेस करना, उसको स्टडी करना। ठीक है, मतलब क्राइम सीन को एसेस करना, वहाँ तक पहुँचना कहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल सकता है, या फिर स्केलेटन रिमेन्स है तो उसको हम कहाँ से क्या चीज़ उसकी इंपॉर्टेंट स्टडी करें जो हमारे क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हेल्पफुल होती है। जो स्केलेटन रिमेन्स हो गए, डेवलप अ बायोलॉजिकल प्रोफाइल, हम उसकी बायोलॉजिकल प्रोफाइल भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो हम कैसे करेंगे? वही जो बोन मैरो वगैरह होगा उसके थ्रू हम डीएनए निकाल के ट्राई कर सकते हैं। बट काफ़ी पुरानी होगी तो बोन मैरो भी कई बार अवेलेबल नहीं होता, तो हम एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हम उसकी ह्यूमन रिमेन्स जो बॉडी के वो हैं बोन्स हैं उनके थ्रू पढ़ते हैं। कंपाइल सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन, हम उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं एक एक चीज़ का। कोई अगर बोन मिली है तो कौन सी पार्ट की बोन है, कैसी वो दिखती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, पूरी मॉर्फोलॉजी। एंड टेस्टिफाई इन प्रोविंशियल एंड फेडरल कोर्ट, जो हमारा प्रोविंशियल और फेडरल कोर्ट है उसके लिए हम टेस्टिफाई करते हैं, हम आगे शो करने के लिए कि हाँ हमने इतनी इन्वेस्टिगेशन करी है। इसके थ्रू, इसके बिहाफ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि दिस इज बिलोंग टू अ मैन एंड दैट मैन इज ऑल्सो बिलोंग टू अ द स्टेट, द पर्टिकुलर एरिया। तो ये सारी चीज़ें हमारी फोकस करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट में। अब देयर नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंट्रीब्यूट टू द आउटकम ऑफ अ डेथ। जो हमारी नॉलेज होती है ह्यूमन बॉडी के लिए जो कंट्रीब्यूट करती है, जो आउटकम हम निकाल रहे हैं किसी की डेथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए यूज़ होती है विद एक्सपर्ट ओपिनियन एंड कंक्लूजन। जो हमने स्टडी किया है किसी भी, अगर हमने किसी का हेड था, ठीक है, हेड था, उस हेड को स्टडी करके हमने बताया कि ये हमारा फीमेल से है,
तो हमने जितनी अपनी नॉलेज लगाई है, किस बेसिस पे, क्या बेसिस थे, किस बेसिस के बिहाफ पे हमने ये चीज़ स्टडी पता करा है कि ये बिलोंग कर रहा है एक फीमेल से, तो वो सारे के सारे ओपिनियन एक्सपर्ट के उसके जो कंक्लूजन हैं, तो वो सारे के सारे हमारे जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होते हैं, जो जुडिशरी के लिए हमारी हेल्पफुल होते हैं, वहाँ पे हमें उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, विच अल्टीमेटली एड इन सॉल्विंग एनी गिवन केस। तो ये ही हेल्प करता है, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्टली वे कैसे भी हम बात करें तो ये हमें गिवन केस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब स्केलेटल एनाटोमी, अब स्केलेटल एनाटोमी में हमें आपको पता है 206 बोन होती है, पर्टिकुलरली 206 हमारी बोन्स। ठीक है, और बी पॉइंट क्या कह रहा है, जो 12 LBS है, LBS जो होता है, हम LB को हम लिब्रा बोलते हैं, जो हम वेइंग करते हैं, किसी भी चीज़ को वे करते हैं। तो मैन के अगर बोन्स को हम सिर्फ स्केलेटन को अगर वे करेंगे, नाप के देखेंगे, उसका वेट हमारा 12 LBS होता है, और वुमेन का हमारा 10 LBS होता है। अब हम फोरेंसिक के वे से अगर स्टडी करते हैं, लाइक हम एंथ्रोपोलॉजी में क्या बोलते हैं, अगर बॉडी वरीड है, ठीक है, बरीड है, तो हम उसका 10 से 12 साल तक, अगर वो बरीड है 10 से 12 साल तक, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, DNA हम उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, बोन मैरो के थ्रू। अगर यही हमारी 15 से 20 साल हो गई या 50 साल है, ठीक है, तो हम उसका बोन मैरो से DNA एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नो DNA एक्सट्रैक्शन, तो हम उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी जितनी भी ये सारी बोन्स हैं, मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी, पर्टिकुलरली बोन लेके आके, और इसके जॉइंट्स भी हमारे जो एक हमारा फैक्ट का एग्जाम होता है ना, फैक्ट और फैक्ट प्लस, उसके अंदर पता है डिटेल में पूछा जाता है कि ये जॉइंट्स कौन से होते हैं, जॉइंट्स कहाँ पे क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे कवरअप करेंगे। और जो हमारे एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, हम एज के आइडेंटिफिकेशन करते हैं और जेंडर के आइडेंटिफिकेशन करते हैं और स्पीसीज ओरिजिन। जो हम फॉरेंसिक में कर रहे हैं, हम एज को बताते हैं किसी भी स्केलेटन को देख के कि ये कितने साल का होगा जब इसकी डेथ हुई होगी, हम पर्सन का जेंडर बता सकते हैं, और तीसरी हम क्या चीज़ बता सकते हैं, स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, ये हमारी ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है। ठीक है, ये कहाँ का है, एशियन है, कोस्क्वाइड है, मोंगोलॉइड है, इसके भी रिगार्डिंग हमारी यूजीसी नेट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें जो एनाटॉमी हमारी है, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जब भी हमारा आगे कुछ हो पाएगा भला। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जो हमारा फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है, ये किसने डेराइव किया था, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जोहन फेडरिक। एक क्वेश्चन तो क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है कि ये चीज़ किसने दी थी, किसने नहीं दी थी, तो आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। तो हमारा जो फादर था एंथ्रोपोलॉजी, मतलब किसने दिया था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जोहन फेडरिक ने। अब हमें क्या क्या रोल होते हैं, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के क्या क्या रोल होते हैं। हाँ, जोहन फेडरिक ने क्या दिया था हमारा, जोहन फेडरिक, सॉरी मैंने गलत बताया, जोहन फेडरिक ने हमारा एनाटॉमी दी थी। एनाटॉमी की जो एंथ्रोपोलॉजी में जो इसके एनाटॉमी की हम स्टडी करते हैं, बोन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जोहन फेडरिक ने बताया था। और जो हमारे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी है और जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी है, इसका जो फादर है वो हमारा कौन सा, फ्रेंच बोस। ठीक है, और सबसे पहले किसने हमारी स्टडी की थी, इसकी किसने ये टर्म एंथ्रोपोलॉजी डिस्क्राइब की थी, सबसे पहले किसने कहा था कि एंथ्रोपोलॉजी जो होती है इससे हम ह्यूमन बॉडी के रिमेन्स को स्टडी करते हैं, तो ये हमारे रिचार्ड हार्वे ने किया था। ठीक है, रिचार्ड हार्वे, इसने हमारे सबसे पहले इसकी स्टडी की थी कि मतलब एंथ्रोपोलॉजी जो टर्म है, हम उसको नेचुरल साइंस में ह्यूमैनिटी के अंदर स्टडी करते हैं, किस चीज़ की, जो हमारी बोन्स होती है, क्या क्या इसके इश्यूज होते हैं, क्या मतलब इसको हम किस टर्म से वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फादर है फ्रेंच बॉस हो गया, और जो हमारा जॉन फेडरिक था उसने हमें बताया था जो ह्यूमन रिमेन्स की एनाटॉमी की इसकी स्टडी की जाती है, वो हमारा जॉन फेडरिक था। फर्स्ट टाइम किसी ने एंथ्रोपोलॉजी वर्ड की स्टडी की थी, रिचार्ड हेनरी ने। और जो हमारा एक और हमें एक बार बहुत ज़्यादा टर्म्स सुनने को मिलते हैं, जो एल्फंस, जो हमारा एल्फंस बर्टिलोन है, इसने क्या कहा था, इसने हमारा बताया था जो हमारी ह्यूमन रिमेन से हम जो मेजरमेंट वगैरह करते हैं, किसी पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसने हमें बर्टिलोन सिस्टम दिया था। ये हमारा फादर ऑफ फॉरेंसिक भी था, और इसने एंथ्रोपोलॉजी में जो हम पोर्ट्रेट पे सिस्टम वगैरह जो बनाए थे, जिससे हम बता सकते हैं कि ह्यूमन रिमेन की बॉडी से कि कौन सा पर्सन कैसा दिखता होगा, कैसे उसकी आइडेंटिटी होगी, तो इसने भी इसमें बहुत सारा रोल प्ले किया था। तो ये 4 नाम है, आप याद रखना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रोल क्या क्या होते हैं, अब हम रोल पे बात करते हैं। तो रोल हमारे क्या होता है, आर दे रियली बोन्स, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, अगर कहीं पे बोन्स मिली है तो क्या वो बोन है या फिर वो कुछ और चीज़ है। ठीक है, ये नॉर्मली ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आर दे रियली बोन और नॉट बोन। ठीक है,
आर दे रिमेन ह्यूमन्स और एनिमल। अगर आपको पता चल गया हाँ दिस इज़ अ बोन, फीमर आपको मिली है तो ये आप फीमर है, आपको पता चल गया। अब आर दे रियली ह्यूमन और एनिमल, ये ह्यूमन्स की है और एनिमल की, ये भी हमें डिस्टिंग्विश करनी पड़ेगी। तो इसका भी मैं आपको चार्ट बता दूँगी। हाउ मैनी बॉडीज, अगर आपको बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं, ठीक है, अब स्केलेटन आपको 15-20 साल बाद मिल रहे हैं तो वो ज्वाइंट तो होंगे नहीं उसमें अच्छे से, तो वो अलग अलग होंगे। तो क्या वो एक ही पर्सन से है या उसके 3-4% के वो मिक्स बोन्स है? तो हाउ मैनी बॉडीज, उससे आप क्या पता है कितनी बॉडीज हो सकती है, या दिस इज अ सिंगल बॉडी और अ डबल और मैनी, तो ये भी हमें बताना होता है। हाउ लॉन्ग डेड, ये पर्सन कब मरा होगा, रिसेंट और ओल्ड, हम ये चीज़ कैसे बताएंगे कि 10 साल पहले बरीड किया गया होगा, 20 साल पहले बरीड किया होगा। जो हम इसकी स्टडी करते हैं उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ कितनी पुरानी है। वो मेथड भी वो टेस्ट में मैं आपको बताऊंगी। कॉज ऑफ डेथ, क्या कॉज ऑफ डेथ होता है पर्सन का, ठीक है, ये पर्सन अगर मरा था कौन सी चीज़ से मरा था, क्या इसको क्या नाम है पहली बार मारते ही बोन पे कोई चोट लग गई थी उसकी वजह से मर गया था, या फिर हार्ट अटैक से मरा था, वो तो सारी चीज़ें अलग है। क्या बोन इन्वॉल्व थी उसमें, ठीक है, क्या रीज़न था कॉज ऑफ डेथ का, हमें ये भी पता खोज करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम सिंस डेथ, इसका टाइम क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली हमें टाइम बताना पड़ता है कि हाँ इस टाइम पीरियड के बिटवीन ये मरा होगा, क्योंकि इतनी पुरानी बॉडी का हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम इन बिटवीन कब मरा होगा। अब व्हाट इज़ द रेस ऑफ द इंडिविजुअल, इस पर्सन का, इस इंडिविजुअल का क्या रेस है। अब रेस से क्या पता चल रहा है आपको कि कौन से उससे वो इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। एक तो ओरिजिन होता है, एक रेस होता है, और ये एक हमारा सेक्स होता है, जेंडर होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती है, ठीक है। ये हमारी कौन सी रेस से है, लाइक ये कॉस्क्वाइड है, एशियन है, मोंगोलॉइड है, ये कौन सी जाति का है, कहाँ के समुदाय का है, तो रेस ऑफ इंडिविजुअल हमें पता करना होता है। व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, क्या इस पर्सन का क्या जेंडर है, ठीक है, जेंडर, क्या ये मेल है, फीमेल है, बच्चा है, कौन है, वो एज ओल्ड पर्सन है, तो हमें सेक्स भी बताना होता है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द इंडिविजुअल, हमें उम्र बतानी होगी कि हाँ ये 40-50 के बिटवीन में उसकी डेथ हुई होगी, नहीं 50 to 16 में, तो हमें उसकी एज भी बतानी होती है, क्या इसकी एज इतनी हो सकती है, कितनी है। ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को रिप्लाई करना पड़ता है इन द कोर्ट। व्हाट इज़ द स्टेचर ऑफ द इंडिविजुअल, क्या इस पर्सन का क्या स्टेचर होगा, इस इंडिविजुअल पर्सन का, ठीक है, स्टेचर भी बताना होता है। स्टेचर का क्या मतलब है, इसमें क्या स्टडी हो रही है, हाइट की, ठीक है, इस पर्सन की कितनी हाइट रही होगी। तो अगर फीमेल मिले तो फीमेल से हम बता सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं, आपको पता है कितने सारे हमारे फॉर्मूलेज हैं। बट व्हाट बोनी पैथोलॉजिस्ट डिड द इंडिविजुअल हैव, ठीक है, किस तरह की इसकी बोनीज थी, तो ये भी एक पैथोलॉजिस्ट को बताना होता है। वट ट्रॉमा डिड द इंडिविजुअल हैव, जब ये मरा था इसको क्या ट्रॉमा मिला था, इसके हेड पे मारा था, कौन सी वाली इंजरी इसको कॉज हुई थी, किसी की बुलेट के थ्रू मिला था, होल वगैरह होगा, किसी ने मतलब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इसको मारा था, या किसी ने शार्प ऑब्जेक्ट से मारा था, ये ट्रॉमा भी हमें बताना होता है किस टाइप का इस ट्रॉमा की वजह से इसकी डेथ हुई थी। व्हाट इंडिविजुअल ट्रेट डिड द इंडिविजुअल हैव, ठीक है, किस तरह के इसके इंडिविजुअल ट्रेट थे, क्योंकि हमने सारी चीज़ बता दी, एट लास्ट में हमें इंडिविजुअलिटी तो बतानी पड़ेगी कि ये कौन सा पर्सन था, कौन है, इसकी आइडेंटिटी भी तो रिवेल करनी है, ठीक है, हमें सारी चीज़ पता चल गई। अब उन सारी चीज़ों से ये सब नहीं हो सकता ना कि हमें पता चल गया ये पर्सन कौन है, तो एट द लास्ट में हमें आकर ये भी बताना होता है कि हु इज़ दैट पर्सन, ठीक है, हु इज़ दैट पर्सन, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, वो कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्या इसकी पूरी बीती हुई पास्ट लाइफ थी, कब ये इसकी डेथ हुई, क्या रीज़न था, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को देने होते हैं। अब आइडेंटिफाइंग द रिमेन्स, जो रिमेन्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अब ये बोन्स आप देख लो, इन बोन्स को देख के हमें बताता है। तो इंडिविजुअलिटी में भी डिटरमाइन, कैसे इंडिविजुअलिटी हमें बता सकती है, हमें ऐसे पता चल सकता है कोई भी पर्सन होगा अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ में उसको कभी ना कभी कोई चोट लगी होगी, उसके साथ सर्जिकली कोई ऑपरेशन हुआ होगा, या मतलब ये दोनों चीज़ें होती है, ठीक है, या तो उसको कोई चोट लगी होगी, उसकी हड्डी ब्रेक हो रखी होगी, या मरने के टाइम पे उसकी हड्डी ब्रेक हुई होगी, या फिर उसको सर्जिकली किसी ऑपरेशन से वो निकला होगा, तो उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि फ्रॉम सर्जिकल प्रोसीजर और ब्रोकन बोन्स हम इसे इंडिविजुअल पर्सन का, अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये पर्सन हो सकता है, तो हम उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हु इज़ दैट, ठीक है, ये कौन है, हुज। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एज फ्रॉम बोन्स, बोन से हम कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे कवर अप करेंगे और कंप्लीट हम आगे कवर अप करेंगे जब मैं पर्टिकुलरली चीज़ें लेके आऊँगी।
अब जो एज होती है, जो 0 से लेके 5 साल का बच्चा होता है, हम उसके कैसे बता सकते हैं कि ये कितने साल का होगा? तो सबसे बेस्ट होता है हमारा टीथ, क्योंकि इसमें परमानेंट टीथ नहीं होते, टेम्पररी टीथ होते हैं, तो जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये बच्चा 0 से 5 साल के बीच में होगा। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, जब हम किसी बच्चे को दांत के थ्रू बता रहे हैं। तो एज 6 से लेकर 25 साल तक का जो बच्चा होता है, एफिफाइजल फ्यूजन, जो फ्यूजन होते हैं ना, फ्यूजन ऑफ बोन्स के जो फ्यूजन हो जाते हैं, उसके थ्रू हम बेस्ट बता सकते हैं कि ये किस एज के बच्चे की हुई। क्योंकि फ्यूजन भी होते हैं ना, पर्टिकुलरली हर जगह का अलग अलग टाइम पीरियड पे होता है, तो वो फ्यूजन भी बता सकते हैं, हाँ इतने के बीच में इसकी एज होगी। तो 6 से 25 साल के लिए हम एफिफाइजल फ्यूजन के थ्रू हम बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एफिफाइजल फ्यूजन वेरीज विद सेक्स एंड इज टिपिकली कंप्लीट बाय एज ऑफ 25। तो ये सेक्स के बेसिस पे भी वेरी करता है, ठीक है। मेल के अंदर कोई और एज होगी और फीमेल के अंदर कोई और एज होगी, तो उसके थ्रू हम इजीली बता सकते हैं। तो एपिफाइजल फ्यूजन आपको पता होना चाहिए। एज 25 से 40 ये बहुत टफ पीरियड होता है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। इसको भी हम बोन्स के थ्रू ही बता पाते हैं, फ्यूजन के थ्रू, क्योंकि कई सारी चीज़ें बहुत लेट फ्यूजन होती हैं। और 40 से जो ऊपर होते हैं, पेरीओडोंटल डिजीज, जो उसको डिजीज हो सकती है, एथराइटिस हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ पेल्विस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, यूनिक क्लूज, जो उसके यूनिक अलग अलग होते हैं, बॉडी के ऊपर आ सकते हैं, तो हम उसके थ्रू एज 40 से ऊपर की एज को बता सकते हैं। क्योंकि उसके बाद हमारी बोन भी तो झड़ने लग जाते हैं ना, कमज़ोर होने लग जाते हैं, तो उसके थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें सोच के बता सकते हैं। एज एस्टिमेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, तो ये पूरी कंप्लीट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एज एस्टिमेशन आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन अ रेंज ऑफ ईयर्स, ठीक है। रेंज ऑफ ईयर्स में हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं हम अगर 10 साल पुराने, तो हाँ यार 2012 में डेथ इस पर्सन की होगी, तो ये 2012 के ईयर में हो सकता है, तो हम ऐसे एस्टिमेशन देते हैं। दिस इंडिविजुअल वॉज 40 to 50 ईयर ऑफ एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है। और हम ये भी बता सकते हैं कि एक तो हम बता सकते हैं कौन से सन में मरा होगा, और सन में मरा होगा तो उसके साथ हम ये भी बता सकते हैं उस टाइम पे इसकी उम्र कितनी हो सकती है। तो हम ऐसे बताते हैं कि 40 से 50 के बिटवीन में हो सकता है ये इंडिविजुअल वॉज इन, ठीक है। तो ऐसे हम एस्टिमेशन देते हैं। डेटर्मिनेशन ऑफ एज फ्रॉम बोन्स, अब बोन्स के थ्रू हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? देखिए, स्कल एट डिफरेंट एजेस, अलग अलग एज पे, अगर बच्चा है, किड है, ठीक है, 20 साल का पर्सन है, उसके बाद 40 तक होगा, अब एज है, काफ़ी एज है, तो ऐसे ये डिफरेंट हम स्कल के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ कि इस पर्सन की एज होगी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, बोन्स एट जॉइंट, वियर बोन्स एट जॉइंट, जो बोन्स होंगी, अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस होगा किसी में, तो बोन्स में कोई जॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा इतना ईजिली, है ना। ये पिक्चर में दिखा रहा, कोई भी आपको यहाँ जॉइंट देखने को अच्छे से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेस की वजह से पूरा कंप्लीट ये ज्वाइन हो गया है, इसके अंदर आपको कोई भी कट वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस होता है। अब सेक्स, हम सेक्स कैसे बता सकते हैं? किसी पर्सन का जेंडर, ठीक है, जो हम जेंडर बता सकते हैं, वो हम जेंडर कैसे बता सकते हैं? या तो हम स्कल से बता सकते हैं, या हम पेल्विक से बता सकते हैं, लॉन्ग बोन से भी हम बता सकते हैं, ठीक है। और हमारा मैंडिबल, जो हमारा मैंडिबल होता है, उससे भी हम किसी पर्सन का जेंडर बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। अब देखो, मेल का पेल्विस देख लो आप, और फीमेल का, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड है, ये ब्रॉड है, ठीक है, ये नैरो है। अब स्कल की बात कर लो, मेल का स्कल देखो कितना ब्रॉड है, ठीक है, कितना चौड़ा है, और यहाँ पे फीमेल का देख लो कितना नैरो है। तो ये बहुत सारे डिफरेंस है, डिफरेंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि जेंडर हम कैसे पता लगाएंगे, बोन्स के थ्रू। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं? पेल्विस से हम बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट टॉप पे अगर करते हैं, पेल्विस अगर मिल जाए तो हम बता सकते हैं। फीमेल है वाइडर सब प्यूबिक एंगल, जो हमारा सब प्यूबिक एंगल होता है फीमेल के अंदर वाइडर होता है, ठीक है, और जो हमारी मेल होता है उसके अंदर नैरो होता है, ठीक है, जो सब प्यूबिक एंगल जो बन रहा है। फीमेल्स हैव अ वाइडर साइटिक नोच, जो सियाटिक नोच होती है, हमारे जो फीमेल के अंदर जो सियाटिक नोच है वो हमारी वाइडर होती है, ठीक है, ये वाइडर होते हैं। फीमेल हैव अ ब्रॉड पेल्विक इनलेट, जो फीमेल है उसके अंदर ब्रॉड पेल्विक इनलेट होते हैं। ये ऐसे ऐसे डिफरेंस है, और इसके अंदर आपको पता है क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, चियोलिक इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, फीमेल में कितना होता है, मेल में कितना होता है, किसका कितना ज़्यादा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको मैं आपको डिटेल में एक एक जो पार्ट होता है ना, जैसे इसमें देखा रखा है, जो थोड़ी चीज़ें बता रखी है, पेल्विक ब्रिम इसे बोल देते हैं हम, पेल्विक इनलेट इसे बोल देते हैं, ठीक है, इनलेट ये फीमेल में ब्रॉड होता है। ऑब्ट्यूरल फोरामेन
ये दिखा रखा है इसने, ठीक है। इसमें मेल में ट्रायंगुलर होता है, इसमें थोड़ा ओवल शेप का होता है। और उसके बाद प्यूबिक, जो हमारे प्यूबिक की वो है आर्च, प्यूबिक आर्च दिखा रखे हैं। फीमेल में ब्रॉड दिख रही है, मेल के अंदर नैरो दिख रही है, ठीक है। इसके अंदर 90 डिग्री मिल रहा है, इसके अंदर ज़्यादा एंगल खुला हुआ है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, इनके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या सेक्स हो सकता है, ये फीमेल थी और मेल। डेटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, क्रैनियम सेकंड बेस्ट, जो दूसरा सेकंड बेस्ट होता है। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे बेस्ट किससे होगा, पेल्विक से। दूसरा हमारा स्कल से हो सकता है, स्कल में किससे, क्रैनियम से। थर्ड हमारा किसके थ्रू हम कर सकते हैं, लॉन्ग बोन फीमर के थ्रू। फोर्थ हम किसके थ्रू कर सकते हैं, मैंडिबल। तो ये सारे हमारे होते हैं। अब क्रैनियम के सेकेंड बेस्ट कैसे है, क्रेस्ट एंड रिज मोर प्रोनाउंस इन मेल। जो क्रेस्ट एंड रिजेस होते हैं जो बने होते हैं वो मेल के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे प्रोनाउंस होते हैं, मतलब प्रोमिनेंट होते हैं। चिन सिग्निफिकेंट मोर स्क्वायर इन मेल, मेल के अंदर जो चिन होता है वो स्क्वायरिश होता है, ठीक है। और फीमेल में जो होता है वी शेप का होता है, ठीक है, बड़ा स्वीट सा होता है। और मेल के अंदर जो होता है स्क्वायरिश टाइप का होता है। जो मेस्ट्रॉइड प्रोसेस वाइड एंड रोबस्ट इन में जो होता है ये हमारा, ठीक है। आई और ई, आई और ई बता रहे हैं ना इसमें, आई और जो ई, ये ई हमारा है। यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये हमारा मेल के अंदर रोबस्ट एंड वाइड होता है और फीमेल के अंदर वाइड नहीं होता, ठीक है। और फोरहेड स्लोप मोर इन मेल्स, जो फोरहेड का स्लोप होता है ना, ये जो फोरहेड है, ठीक है, ये जो स्लोप होता है ये हमारा मोर होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर प्रोमिनेंट होता है। दिख रहा है ना कितना ये स्लोपी दिख रहा है आपको, और ये हमारा प्रोमिनेंट स्ट्रेट टाइप का दिख रहा है। तो ये हमारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की ही बात कर रहे हैं हम, जैसे इसमें करी थी। जेंडर बता रहे हैं, अदर बोन्स आर नॉट यूजली एज अ गुड एंड इंडिकेटर रिगार्डिंग सेक्स। तो गुड नहीं है बट हम कर सकते हैं, लॉन्ग बोन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल होता है, ठीक है, एंगल हो गया, इसका हेड कब ज्वाइन हुआ है, कैसी इसकी शेप है, कितना हैवी है, कितना नहीं है, तो हम जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उससे भी बता सकते हैं, ठीक है। और मैंडिबल से आपको बता ही दिया है, मैंडिबल के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि जो मेल होता है ना उसका बहुत हैवी सा मैंडिबल, सबसे जो हार्डेस्ट बोन हम बोलते हैं किसी पर्सन के अंदर, वो हमारे मैंडिबल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना। तो उसके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि जेंडर क्या होगा, दिस इज अ मेल और अ फीमेल, तो जेंडर हम उसके थ्रू भी बता सकते हैं। तो अदर बोन इतनी अच्छी नहीं मानते हैं, मैं मान रही हूँ, बट सबसे पहले हम पेल्विस से कर पाते हैं, ठीक है। पेल्विस सेकेंड हम कर लेते हैं जो हमारा स्कल है, स्कल के थ्रू, फिर हमारी लॉन्ग बोन आ जाती है, फिर इसके बाद मैंडिबल के थ्रू भी हम कर लेते हैं। तो ये हमारे इसका सीक्वेंस होता है कि किसी चीज़ का जेंडर बताने के लिए। अब रेस क्या कौन सी ओरिजिन से है, ठीक है, क्या उसका ओरिजिन है पर्सन का। तो ओरिजिन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो स्पीशीज ओरिजिन, क्या ये ह्यूमन है या ये एनिमल है, ठीक है। ह्यूमंस की एक चीज़ आप देख लो, जो हमारे ह्यूमन और एनिमल हमें इसमें बताना होता है। ह्यूमन जो होते हैं स्पॉन्जी टाइप की उसकी बोन होती है, ठीक है, स्पॉन्जी टाइप की। बट अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल की जो होती है डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है बोन, ठीक है, रफ आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे नेजल प्रोफाइल, ऑर्बिट टू अ नेजल ब्रिज, डिस्टेंस, नेजल स्पाइन, नेजल सील एंड एडवांस, ये हमने इसके अंदर एक फोटो बैन लगा रखा है, बस यूरोपियन है या अमेरिकन है या अफ्रीकन है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। कोस्क्वाइड, निग्रोइड और ये मोंगलोइड के नाम से आपको ये मेरे पेज में मिल जाएगा कमिंग डेज में। तो अभी के लिए इतना ही होता है। तो हम इसको रेसिस में इसको बताते हैं कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी स्पीशीज से पर्सन है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिस, द क्रेनियम इज द ओनली रिलायबल बोन, जो क्रेनियम है वो रिलायबल बोन है, एंड इवन देन कैन ओनली टेल जनरल कैटेगरी एज बिलो, ठीक है, ये जनरल कैटेगरीज वो बताती है, मोंगलोइड, निग्रोइड एंड कोस्क्वाइड, ठीक है, जो क्रेनियम बोन होती है, ठीक है, उसके अंदर ऑल ऑफ एशियन डिसेंट, जो हमारे मोंगलाइड होते हैं एशियन डिसेंट है एंड नेटिव अमेरिकन डिसेंट के होते हैं। इसकी जो चिक बोन होती है, चिक जो हमारे गाल के होते हैं वो वाइडर होती है, कनकेव इंसिजर होता है, विड्थ बिटवीन आइज एंड ग्रेटेस्ट, जो विड्थ होती है आइज के बीच में वो ग्रेटेस्ट होती है, वो मोंगलाइड होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनके है ना साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और नॉर्मल नेम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। निग्रो, एवरीवन ऑफ अफ्रीकन डिसेंट एंड वेस्ट इंडियन डिसेंट, ठीक है, जो अफ्रीकन्स होते हैं, वेस्ट इंडीज होते हैं, वो निग्रोइड में आते हैं। मोर प्रोमिनेंट रिजीज होते हैं, वाइडर नेसल ओपनिंग होते हैं, वाइडर बहुत ज़्यादा वाइडर होते हैं नेसल ओपनिंग। कॉस्क्वाइड ऑल वाइट इंडिविजुअल, जो वाइट होता है उनके नैरो होता है, सब कुछ नैरो होता है, बड़ा पतला पतला सा आपको देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल है, हम इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये ओरिजिन कौन सा है, स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, ठीक। अब हम आते हैं एस्टिमेशन ऑफ हाइट। अब हम हाइट का कैसे एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो हम हाइट का जो एस्टिमेशन करते हैं कि इस पर्सन की कितनी क्या हाइट होगी,
है ना। हाइट की जब स्टडी करते हैं तो हम स्टेचर एस्टिमेशन करते हैं, स्टेचर के बारे में बताना, ठीक है, इसका वेट क्या होगा, क्या इसकी हाइट है, कैसी इसकी बोन्स है। तो मेजरिंग लॉन्ग बोन्स लाइक फीमर और ह्यूमरस कैन हेल्प एस्टिमेशन हाइट। तो हम फीमर के थ्रू हम हाइट के एस्टिमेशन भी पढ़ लेते हैं। तो डाटा बेस एस्टिमेट दैट यूज मैथमेटिकल रिलेशनशिप, तो मैथमेटिकली बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, हर तरह की बोन को स्टडी करने के लिए, काउंट करने के लिए, तो वो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं। डिफरेंट टेबल फॉर मेल्स फीमेल एंड रेसेस, हर चीज़ का एक डिफरेंट टेबल है। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में यूजीसी नेट में, 2021 का था आई थिंक। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर मेल्स एंड फीमेल्स हैं, ठीक है, अगर हमें किसी की स्टेचर एस्टिमेशन करना है तो उसके ABCD करके 4 तक पॉइंट दे रखे थे, उनमें लाइन लिखी हुई थी। वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। उसमें लाइन थी कि हम कोई भी, मेरे को जो आंसर्स याद है उनकी याद है, तो ए में लिखा हुआ था कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्च पेपर आज तक रिसर्च हुई है उसमें से हम पर्टिकुलरली जो हमें रेस लग रही है उसका फॉर्मूला उठा के यूज़ करना पड़ता है। सेकेंड में ये था क्या हम ये सारे के सारे जो जितने भी फॉर्मूला आ सके हैं सबके फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। एंड थर्ड वन था कि नहीं, हमें क्या नाम है, एक नॉर्मल अपने ही एजप्शन लगा के अपनी ही स्टडी को यूज़ करके स्टडी करना चाहिए, या हमें सिर्फ पिक्टोरियल फोटोग्राफिक के थ्रू हमें उसको स्टडी करना पड़े। तो इसका जो ऑप्शन था ना वो भी मुझे याद नहीं है, बट हाँ उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या उसने आंसर था कि हाँ, हमने जो आज तक स्टडी हुई है, जो लेटेस्ट स्टडी है ना, उसका जो फॉर्मूला है उस रेस को लेके उस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है, और जो पर्टिकुलरली सेम फॉर्मूला वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है और उस रिजल्ट के थ्रू क्या बताया जा रहा है वो हमें करना पड़ता है। तो इसके 3 ऑप्शन ठीक थे। तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। तो वही हमारा स्टेचर एस्टिमेशन बताता है। तो एग्जाम्पल, recent study done in a department comparison of body height and percutaneous femur length among North Indian student. For male height इतनी है, for female height इतनी है, तो F माइनस फीमर लेंथ, ठीक है, F का जो है वो फीमर लेंथ है। तो ऐसे ये फॉर्मूला है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो देख लो, थोड़ा सा भी देख लोगे तो 147.85 और 143, फीमेल का कम है, मेल का ज़्यादा है। तो क्वेश्चन भी आप ऐसे कर सकते हो, थोड़े बहुत तो आप तुक्के के लेके जाओ एग्जाम में, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट रिमेम्बरेबल, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब डेटरमाइनिंग टाइम ऑफ डेथ, हम टाइम ऑफ डेथ कैसे बताते हैं। नेक्ड आई अपीयरेंस इज अनरिलायबल, जो हम नेक्ड आई से देख रहे हैं ना वो अनरिलायबल है, उसको रिलायबल नहीं कर सकते, हमें उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करनी पड़ेगी, हमें उसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम ऑफ डेथ बताने के लिए टैग्स ऑफ अ सॉफ्ट टिश्यूज है, पेरिओस्टियम, लिगमेंट्स इंडिकेट लेस देन 5 ईयर ओल्ड, जो 5 साल से नीचे से कम उम्र का है तो उसमें टैग बता सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू का। टाइम ऑफ डेथ, पेरिस्टियम, लिगमेंट्स इंडिकेट लेस देन 5 ईयर ओल्ड, 5 साल पुरानी ही बॉडी है, ये चीज़ इंडिकेट करता है। सोपी टेक्सचर ऑफ सरफेस इंडिकेट एज लेस देन अ फ्यू डिकेड्स, ठीक है, कुछ साल, कुछ डिकेड से कम है, फ्यू डिकेड से कम है, लेस देन, तो डिकेड्स में बता रहे हैं। लाइट क्रम्बलिंग बोन्स आर लाइकली टू बी सेंचुरी और मोर ओल्ड, ठीक है, लाइट है, क्रम्बलिंग हो रही है, बोन्स में टूटी फूटी दिख रही है आपको, तो वो बहुत पुरानी है, बहुत सेंचुरीज हो गई उसको। और डिकेड में सॉपी टेक्सचर, तो आपको डिकेड में फ्यू डिकेड्स के तो सॉपी टेक्सचर होता है। लाइट क्रम्बलिंग बोन है तो वो सेंचुरी में हमारी। टैग और सॉफ्ट टिश्यूज आपको दिख रहे हैं तो 5 साल तक पुरानी हमारी बोन हो सकते हैं, तो ऐसे डिटरमाइन करते हैं टाइम ऑफ डेथ। अब डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ हम कैसे हुआ, शार्प फोर्स ट्रॉमा, ठीक है, क्या पर्सन शार्प फोर्स ट्रॉमा से, किसी नाइफ वगैरह से, ठीक है, बोन कट हो गई है किसी बुलेट के थ्रू, ठीक है, बुलेट तो शार्प में नहीं आएगा पर शार्प किसी नाइफ के थ्रू, कुल्हाड़ी के थ्रू, तो ये सारी चीज़ों से होता है तो बोन कट हो जाते हैं। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, ब्लंट किसी हैवी पत्थर से किसी के सिर पे मारा और उससे क्रैक्स आ गए बोन के अंदर, तो ब्रोकन बोन्स दिख जाएंगे आपको, क्रैक देखने को मिल जाता है। एंटीमोर्टिव वर्सेस पोस्टमार्टम ब्रेक, तो डेथ हमारे क्या ये मरने से पहले की चोट है या मरने के बाद की, बॉडी को ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं से ड्रॉप कर दिया, क्यों उसकी वजह से है, तो ये सारी चीज़ें हमें कॉज ऑफ डेथ बतानी होती है। अब पेरीमोर्टम इंजरीज, पेरीमोर्टम इंजरी क्या है, इंजरीज occurred at or around the time of death and may have even cause the death, ठीक है, ये पेरीमोर्टम इंजरीज वो होती है जो कि हमारी डेथ के टाइम पे हुई है और इसी की वजह से हमारी डेथ हुई है, ठीक है, मतलब मरने से थोड़ी देर टाइम पहले की इंजरी है या इसी की वजह से कोई पर्सन मरा है। तो ये देखो, ठीक है, ये हमारी कौन सी वाली होगी, ब्लंट फोर्स, जिससे क्रैक वगैरह आपको दिख रही है, ये हमारी शार्प वेपन से लगा लो, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई बोन ही नहीं दिख रही है,
तो ये हमारी पेरीमोर्टम इंजरीज होते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हमें एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, हमें ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में, क्योंकि हर एक चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें, इतने से में ही आपका एंथ्रोपोलॉजी ख़त्म नहीं हो सकता। तो अब मैं पर्टिकुलरली एज आइडेंटिफिकेशन के लेके आऊँगी, लॉन्ग बोन से हम कैसे कर सकते हैं, विद द पिक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एवरीथिंग, ठीक है। और उसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो वही आपने जितना पढ़ा है, जितना आपने लॉजिक लगाया है, जितना दिमाग लगाया, तो आपको नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कैसे घूम के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हमारा हमेशा घूम के आते हैं, ठीक है। कभी भी सिंपल और स्ट्रेट हमारे क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल और स्ट्रेट नहीं आते, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप यू लाइक माई टीचिंग वे। अगर आपको मेरा टीचिंग वे अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ गिव मी अ वन लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।